नो डिफिकल्टी सर। कुछ भी नहीं, सब प्रिपरेशन हो गया है? यस सर। आदित्य गुप्ता, यस सर। प्रिपरेशन हो गया है सब? थोड़ा पढ़ना बाकी है सर। पढ़ना बाकी है अभी तक? नो सर, लेसन्स एक बार वापस थोड़ा सा पढ़ना बाकी है। सिया, बाकी लोग, ईशान, कुछ डिफिकल्टीज? गर्ल्स, रेणुका, अनन्या, धनश्री? सर एमसीक्यू टाइप होने वाला है, प्रोग्राम्स नहीं आने वाले। हाँ, एमसीक्यू टाइप होगा, लेकिन ट्रेस द आउटपुट आ सकता है, और कुछ कंसेप्ट्स अगर रिवाइज करने हैं तो बोलो, वरना फिर आई कैन कंटिन्यू विद सम मोर थिंग्स। सर मुझे ये लिटरल्स का ही समझ में नहीं आया सर, लिटरल्स का वो कैसे, मतलब कांस्टेंट कैसे रहते हो? लिटरल्स ना, यस सर। बेसिकली डायरेक्ट वैल्यू जो लिखी जाती है, सपोज अगर आपने एक प्रोग्राम लिखा है एरिया ऑफ सर्कल का, तो आप कैसे लिखोगे? एरिया जो है इज इक्वल टू 3.14 इंटू रेडियस, ऐसे लिखोगे ना फॉर्मूला? हाँ सर। तो ये जो 3.14 है, ये क्या है? डायरेक्ट वैल्यू है, सो दिस इज हाँ लिटरल। सर। सो दिस इज ओके लिटरल। सर। समझा क्या? अगर मैं यही चीज ऐसे लिखता हूँ, फ्लोट pi is equal to 3.14 f, and फिर area is equal to pi into r, तो यहाँ पे pi is not a literal, okay, it is a variable having value 3.14. pi is not a literal, 3.14 is a literal. समझा क्या? ओके सर। कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं सर यहाँ पे फाइनल लिख देते हैं, फाइनल फ्लोट पाई, स्टिल इट इज पाई इज नॉट अ लिटरल, 3.14 इज अ लिटरल। गेटिंग इट? जो वैल्यू डायरेक्ट डिफाइन होती है दैट इज लिटरल, सो 3.14 इज अ लिटरल, पाई इज अ वेरिएबल। वेरिएबल में भी दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू मॉडिफाई की जा सकती है प्रोग्राम वर्किंग के वक्त, और एक ऐसे वेरिएबल जिनकी वैल्यू मॉडिफाई नहीं की जा सकती है। सो यहाँ अगर मैंने फाइनल लिखा है तो पाई इज अ कांस्टेंट वेरिएबल। क्या है ये? कांस्टेंट वेरिएबल है। एंड अगर मैंने फाइनल कीवर्ड नहीं लिखा तो पाई इज अ नॉर्मल वेरिएबल। समझा? यस सर। हाँ, बट याद रखना कि पाई इज नॉट अ लिटरल। बहुत सारे बच्चे ये एग्जांपल लिखते हैं और ये स्पेसिफाई करना भूल जाते हैं कि 3.14 यहाँ पे लिटरल है, ना कि पाई। ओके, तो यू शुड स्पेसिफाई अकॉर्डिंगली। और कुछ लिटरल्स कुल मिला के 5 टाइप्स के होते हैं, ये सब चीजें बताइए। यस सर। हाँ, नेक्स्ट और किसी को कुछ डाउट्स? सर एक बार वो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वाले समझाओ ना। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर वाले प्रॉब्लम्स लास्ट लेक्चर में लिए थे क्या हम लोगों ने? कुछ प्रॉब्लम्स? नहीं सर, वो नहीं लिए सर। वो नहीं लिए थे। ओके, जस्ट मोमेंट। Integer x is equal to 4, x plus equal to x plus 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 x plus x. Find the output of the given code. What would be the value of x after this code? So जब इस टाइप का प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहले ये कौन से टाइप का ऑपरेटर है? शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है, प्लस इक्वल टू, यस और नो? यस सर। यस सर। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे, x इज इक्वल टू x प्लस ब्रैकेट में x प्लस 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 x प्लस x। समझा क्या ये? यस सर। नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों ने लिखा है उसको, प्लस इक्वल टू को, सो a प्लस इक्वल टू b शुड बी रिटर्न एज a इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b। ओके, इस तरह से लिखेंगे। तो ये पूरा पार्ट जो था ये पूरा मैंने ब्रैकेट में लिखा है, x इज इक्वल टू x प्लस दिस होल थिंग। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, अब इतना होने के बाद में अब x की वैल्यू क्या दी है? 4 दी गई है, सो x इज इक्वल टू 4 प्लस, अब ये प्री की पोस्ट है, पोस्ट
पोस्ट क्या कहता है, पहले जो फर्स्ट है यूज देन इंक्रीमेंट। फर्स्ट यूज एंड देन इंक्रीमेंट, समझा क्या? करंट वैल्यू को यूज कर लिया और फिर उसके बाद में उसको इंक्रीमेंट कर दिया। प्लस ये प्री की पोस्ट है, प्री। प्री प्री कहता है पहले इंक्रीमेंट करो और फिर यूज करो। यस सर। ओके, एंड उसके बाद में ये नॉर्मल x, सो करंट x की वैल्यू 6, हाउ मच इज दिस 20, सो x की 20. नई वैल्यू 20, सो द आंसर इज 20। समझा क्या? यस सर। यस सर। एनी डाउट्स? नो सर। नो सर। Want me to take some more problems या कुछ और? सर इसके थोड़ा मतलब और सम्स करते सर। P is equal to 7, Q is equal to 9 and R is equal to 11. Okay, what evaluate the expression P into bracket Q plus plus mod 4 bracket close into bracket plus plus R. So evaluate the expression. क्या आएगा, कैसे करेंगे? सर P की 7 आएगा। P की वैल्यू क्या दी हुई है 7, Q is 9, R is 11, so P की वैल्यू 7 into Q plus plus, so ये जो Q plus plus है प्री की पोस्ट है, पोस्ट अगर है तो क्या करना है, पहले इंक्रीमेंट करने का है फिर इंक्रीमेंट करने का है। गुड, मॉड 4 इनटू ये प्री की पोस्ट है, प्री है, सो पहले इंक्रीमेंट करो एंड फिर इंक्रीमेंटेड वैल्यू लिखो। समझा क्या? यस सर। एंड नाउ Yes, sir. 7 इनटू ये पार्ट ब्रैकेट में है, सो ये पार्ट पहले सॉल्व होगा। 9 सर आर 11 है ना? आई डोंट नो आंसर क्या है। आर 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 की वैल्यू 11 है, सॉरी हां सर वो 10 होगा। 11 है, सो इधर इट वुड बी, ये पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा 12 एंड ओवर हियर इट वुड बी 12। नाउ 9 mod 4 would be how much? Remainder would be 1. So 1 into 12. 12. So 7 into 1 is 7 into 12. So the 84. answer would be 84. समझा क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. Any doubts? नो सर। No, sir. कैसे सॉल्व करना है उसके स्टेप्स समझे क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि प्रॉब्लम तो कुछ भी बना सकते हैं, द इंपॉर्टेंट चीज इज की स्टेप्स समझ में आना जरूरी है। P is equal to R plus plus mod 7 plus ब्रैकेट में माइनस माइनस m the value of k is equal to 8, m is equal to 11 and R is equal to 7. So m minus minus m mod 5 plus k into bracket plus plus k minus 8. So what would be the value of t in this case? k की वैल्यू दी है 8, m की वैल्यू है 11, r की वैल्यू है 7. सर आंसर इज 8। p is equal to r plus plus post है, so 7 mod 7 and 7 becomes r becomes 8 plus ये free है, so this will become 10 mod 5, okay, plus k की वैल्यू है 8 into 3 है, so पहले 9 हो जाएगा, 9 minus 8। समझा क्या? यस सर। Yes, sir. यस So सर। 7 mod 7 would be remainder 0 0 0 plus 10 mod 5 remainder would be 0 0. 0 plus 8 into 9 minus 8 is 1. 1 So how much 1 is this? 8 8. Parth, यस सर। गलत कहा था आपने? सर मैंने 8 कहा था। 8 ही कहा था। Okay, good. Is this clear? Yes, sir. यस सर। हाँ, next और कोई आर्टिकल और कुछ रिवाइज करना है?
नथिंग, सबका प्रिपरेशन हो गया, सबको फुल मिलने वाले हैं। क्यों गौरी, गरिमा, गौरेश, आप लोगों के बैच में नाम एक से बढ़कर एक है, इतने राइमिंग नाम से, आइदर फ्रंट एंड से राइमिंग है या फिर बैक एंड से राइमिंग है। क्यों? अनन्या, शरण्या, धनश्री, देवश्री, गौरी, गरिमा, गौरेश, आइदर शुरुआत से राइमिंग है या फिर एंड से राइमिंग है। यस टेल मी। और कुछ आर्टिकल्स रिवाइज करने हैं। Shall I go ahead then? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, टेस्ट sir. टेस्ट लेना है। अब किसी का यस नहीं निकल रहा है, क्यों? Sir, agree, sir. डिफिकल्टीज तो कुछ है नहीं, लेकिन यस नहीं निकलेगा। ओके, एक पेपर है लास्ट ईयर का, सो आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके सर। Yes, sir. दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल वाला पेपर था ये, पहला वाला ऐसे ही बीच में लिया था मैंने कुछ बच्चों का लास्ट ईयर। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, एनी थ्री। ओके, पहला टर्म एनकैप्सुलेशन, बोलो। Wrapping of data in a single unit. स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? Yes, sir. हाँ sir. हाँ, टेल हाँ, sir. मी एनकैप्सुलेशन, बोलो। So wrapping of data in a single unit. I didn't got you. Can you repeat? Sir, wrapping of data and function together. Good. Wrapping of data and function into a single unit is called as encapsulation. It is done so that we can create new data type. It is done so that we can hide down the complexity. In Java, it has been done through classes. An instance of such classes are called as objects. An example of encapsulation would be class student containing data members, roll number, name, percentage, total, marks, and functions, get data, put data, calculate total, calculate percentage, calculate grade. So that would be an example. समझा क्या? Yes, Sir, we can also say hiding of data. हाँ, मैंने कहा ना, हाइडिंग डाउन इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर दोनों चीज आती है, एक तो हाइडिंग Yes, sir. डाउन डेटा एंड हाइडिंग डाउन फंक्शंस। Yes, समझा sir. क्या? Yes, sir. हाँ, हाइडिंग डाउन इम्प्लीमेंटेशन कॉम्प्लेक्सिटी, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो डेटा एंड फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन दोनों। ओके, इट आल्सो एम्स ऑन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी लेवल्स ऑन डेटा। ओके, जब आप क्लास लिखते हो तो उसके अंदर पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड होते हैं, तो इट आल्सो एम्स ऑन प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी लेवल्स ऑन डेटा। समझा ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मैंने 3-4 स्टेटमेंट्स बोले, कम से कम 2-3 स्टेटमेंट तो भी एग्जाम में याद रखना। एंड जहां जहां पॉसिबल है थ्योरी पेपर में एग्जांपल लिखने की आदत डालो, जहां जहां पॉसिबल है वहां पे आदत लिखने, एग्जांपल लिखने की आदत डालो। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है? रैंडम ऑफ मैथ क्लास। क्या है? रैंडम फंक्शन ऑफ मैथ क्लास। क्या करता है ये फंक्शन? It returns any value between Any 0.0 random and value. 1.0. So random function of math class generates a random number from 0.0 to 1.0 and returns it. Okay, 0.0 से लेके 1.0 के बीच वाला कोई भी एक रैंडम नंबर जनरेट करके रिटर्न करता है। Is that clear? अगर सिर्फ इतना लिखे नहीं चलेगा, इसमें दो चीजें लिखना और जरूरी है। ओके, कौन से दो चीजें लिखना जरूरी है? पहली चीज जो है दैट इज इसका फंक्शन हेडर कैसे आएगा। रैंडम Sir, फंक्शन का हाँ Screen share is stopped. हाँ, मैं कुछ अभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ इसलिए स्टॉप किया है। Yes, sir. Yes. सो रैंडम फंक्शन जो है इसका हेडर कैसा आएगा, फंक्शन हेडर, ये भी लिखना जरूरी है। सो इट वुड बी पब्लिक स्टैटिक। याद रखना ये मैथ क्लास के सभी फंक्शन स्टैटिक है, क्योंकि हम लोग उनको यूज कैसे करते हैं, मैथ डॉट रैंडम ऐसे यूज करते हैं, मैथ डॉट स्क्वायर रूट। एंड मैंने आपको कहा है कि स्टैटिक फंक्शंस आर कॉल्ड थ्रू क्लास नेम। मैथ क्लास नेम है, क्लास नेम के थ्रू कॉल किया। या फिर उल्टा समझो कि अगर कोई फंक्शन क्लास नेम के थ्रू कॉल होता है तो इसका मतलब वो स्टैटिक डिफाइन किया हुआ है।
सो पब्लिक स्टैटिक, फिर इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, डबल, एंड फिर रैंडम, एंड पैरामीटर लेता है क्या, कुछ नहीं. सो दिस इज द फंक्शन हेडर ऑफ रैंडम फंक्शन. समझा क्या? Yes, sir. sir. एंड सो आप क्या लिखोगे, पहली चीज कि ये फंक्शन करता क्या है, दूसरी चीज इसका हेडर क्या है, और तीसरी चीज एग्जांपल हाउ टू Examples. example of how to use it. So double x is equal to math dot random. So this is how you use it. समझा ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इतना लिखना है मिनिमम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिटरल्स. अभी एक्सप्लेन किया, डायरेक्ट वैल्यूज आर कॉल्ड एज लिटरल्स. ओके, Yes, sir. लेकिन सिर्फ इतना लिखोगे क्या, डायरेक्ट वैल्यूज आर कॉल्ड एज लिटरल्स, सिर्फ इतना नहीं. ओके, No, द sir. वैल्यूज व्हिच आर डायरेक्टली स्पेसिफाइड इन द प्रोग्राम आर कॉल्ड एज लिटरल्स. और उसके बाद में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिटरल्स, इंटीजर लिटरल्स, फ्लोटिंग लिटरल्स, कैरेक्टर लिटरल्स, बुलियन लिटरल्स एंड स्ट्रिंग लिटरल्स. Integer literals are again categorized into 3 types: decimal, octal and hexadecimal. Floating literals are written in 2 ways. या फिर floating literals have 2 forms. एक होता है normal standard form and दूसरा होता है exponential form. Character literals are always given in single quote. Boolean, there are only 2 boolean literals, true and false, and string literals are always given in double quotes. समझा क्या? जब इतना लिखोगे तब जाके 2 मार्क्स मिलेंगे, वरना 1.5 तक रह जाओगे. ओके, सर अगर हम एग्जांपल्स लिखेंगे तो एग्जांपल तो लिखना ही है, 25 + 25 - 25 2.5 - 2.5 सिंगल कोट में ए, ये सब लिखना ही है. सर मतलब अभी लिटरल्स का डेफिनेशन लिखा सर, उसके बाद लिटरल्स के टाइप लिखे, तो एक एक टाइप के अंदर मतलब एग्जांपल्स लिखा तो 2 मार्क्स मिलेगा सर? हाँ, डिपेंड्स, अभी आप कितने सेंटेंस लिख रहे हो. जनरली एक ऐसे समझ लो, हर पॉइंट के लिए हाफ मार्क मिलता है. ओके, हर पॉइंट के लिए कितना, हाफ मार्क. सो एटलीस्ट 4 पॉइंट्स आने चाहिए, जिसमें से एक पॉइंट एग्जांपल कंसीडर किया जा सकता है, और उसके अलावा फिर 3 पॉइंट्स और. ओके, अनलेस एंड अनटिल कोई पॉइंट बहुत ही बड़ा है, जैसे इस केस में टाइप, ये वाला पॉइंट जो है ना, ये इसमें 5 नाम एक्सपेक्टेड है, तो इसीलिए ये बड़ा है, तो इसको 1 मार्क रहेगा टाइप ऑफ लिटरल्स के लिए. एग्जांपल के लिए हाफ मार्क और डेफिनेशन के लिए हाफ मार्क. समझा? यस सर. The next question, next function of scanner class. Yes, कौन बताएगा next function of scanner class? It is used to accept a word. It is used to accept a string. या फिर अगर आप word लिखते हो and returns it in the form of string. समझा क्या? Yes, sir. It is a Yes, sir. function used to read a single word from the user and returns it in the form of string. जब भी किसी फंक्शन, मैथ का फंक्शन हो, स्कैनर का हो, आगे जाके स्ट्रिंग क्लास के फंक्शंस भी आप लोगों को सिलेबस में अगर कुछ भी पूछा जाए फंक्शन, तो पहले तो वो फंक्शन करता क्या है, दूसरा पॉइंट कि वो फंक्शन कौन से क्लास में है या फिर कौन से पैकेज में है, ये लिख सकते हो. जैसे यहाँ पे लिख सकते हो, द नेक्स्ट फंक्शन बिलोंग्स टू स्कैनर क्लास. सेकंड, द स्कैनर क्लास इज प्रेजेंट इन util पैकेज. ओके, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन JDK 1.5 वर्जन. ओके, JDK 1.5 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया था. और क्या लिखना है, 2 चीजें और लिखनी है. नेक्स्ट फंक्शन का फंक्शन हेडर एंड एग्जांपल हाउ टू यूज इट. समझा क्या? नेक्स्ट फंक्शन का फंक्शन हेडर कैसे आएगा, कौन बताएगा? नेक्स्ट फंक्शन का फंक्शन हेडर कैसे आएगा, पब्लिक. ओके, पब्लिक. अब इज इट अ स्टैटिक फंक्शन? तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि स्टैटिक है कि नहीं? तो याद करो कि उसको यूज कैसे किया हम लोगों ने, सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करके बनाया. हाँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, और ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर फंक्शन कॉल करते तो वो स्टैटिक नहीं होते, वो इंस्टेंस होते हैं. हाँ, तो स्टैटिक वर्ड आएगा क्या इधर? नहीं No, सर. sir. नहीं No, आएगा. sir. ओके, नेक्स्ट, रिटर्न टाइप. Does this function returns something? Yes, it returns string. So return type string. String. Okay, function का नाम next. Does it take any parameter? No. So this would No. be function header. समझा क्या? I Yes, hope yes. सबको Yes, याद है, sir. function header का syntax याद है सबको. क्या था syntax? Access specifier, उसके बाद में static, final या abstract keyword, फिर return type, फिर name of the function, and फिर bracket में अगर parameters है तो parameter. This is called as function header. समझा ना? Yes, sir. So ये था आपका जो है function header of next. And फिर example कैसे लिखोगे? Scanner SC is equal to new scanner system dot in string name
is equal to sc dot next. This is how we use it. So जो है how we use it example के थ्रू आपको डिफाइन करना है, समझा ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ. Next, attempt any 6. अब ये है short answer questions, okay? Short answer questions है next जो है. So what is object modeling? Explain its advantages. Object modeling क्या होता है? Yes, कौन बताएगा ऑब्जेक्ट मॉडलिंग क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताना है कि मॉडलिंग क्या होता है. क्या होता है मॉडलिंग? Converting a real life entity into programming form. Very good. So converting real life entities or concepts into programming form is called as modeling. Is called as modeling. And when you do it using encapsulation of data and function through classes, it is called as object modeling. समझा क्या? डेटा फंक्शन को ग्रुप करके आप जब उसको सिर्फ फंक्शन ग्रुप करके करते हो तो इट इज कॉल्ड एज प्रोसीजर ओरिएंटेड मॉडलिंग. लेकिन जब आप उसको डेटा और फंक्शन को एनकैप्सुलेट करके मॉडलिंग करते हो तो इट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट मॉडलिंग. समझा क्या? Yes, sir. Yes, सो sir. ये क्वेश्चन कहता है कि मॉडलिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग क्या होता है, एंड दूसरा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग. तो ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में स्टडी किया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग में हम लोग डेटा और फंक्शन को ग्रुप करते हैं. सो वी कैन प्रोवाइड जो है वी कैन प्रोवाइड व्हाट सिक्योरिटी लेवल्स. ओके, एक्सटेंशन बिकम्स इजी, पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं, इनहेरिटेंस कर सकते हैं. तो जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स है वो सब ऑब्जेक्ट मॉडलिंग के फीचर्स हो जाएंगे. ओके, Yes, sir. वो सब ऑब्जेक्ट Yes, sir. मॉडलिंग के एडवांटेजेस कहलाएंगे. ओके, इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पढ़ो ईशान. State types of integer literals. स्टेट टाइप्स ऑफ इंटीजर लिटरल्स. अभी मैंने बताया था 3 टाइप के इंटीजर लिटरल्स कौन से हैं? Binary. हाँ, किसने कहा बाइनरी? किसने कहा Decimal, बाइनरी? octal and Sir, hexadecimal. मैंने बाइनरी इज नॉट इंटीजर टाइप ऑफ लिटरल. ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल, ये 3 टाइप के इंटीजर लिटरल्स है ना? yes Yes, sir, sorry sir. sir. याद है क्या? ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल याद है क्या? नहीं. इंटीजर हाँ, टाइप के sir. लिटरल्स ऑक्टल क्या बताया था? स्टार्ट्स विद 0. Start with 0. 0 followed by digits from 0 to 7. 0 to 7. Second, decimal literals starts with what? 1 to 9, 1 to 9. followed by what? Digits from 0 to 9. 0 to 9. And third one, hexadecimal literals. क्या? Starts with 0x, 0. followed by digits from 0 to 9 and A to F. A to F. समझा क्या? Yes, Yes, sir. sir. So these were the different types of literals, integer literals. Okay, types of integer literals. Next question क्या है? पढ़ो पार्थ. Next question. Explain explicit typecasting. Yeah, can you tell me Parth, explicit typecasting क्या होता है? Explicit type conversion क्या होता है? Sir, may I? Yeah, बिल्कुल. Sir, when we tell the program to do the conversion of the data type. So when जो है a programmer tells, okay, सबसे पहले इसमें जो है आप type conversion क्या होता है ये define कर सकते हो. So when a data value is converted from one data type form into another data type form, that is called as type conversion. And when it is defined by programmer, it is called as explicit type conversion. समझा क्या? Yes, sir. Can you give me an example for it, Renuka? Can you give me an example for it, Ananya? कोई भी एक जन example. Suppose if I write down integer a is equal to integer 5.2. So यहाँ पे क्या है? 5.2 जो है इसका डिफॉल्ट डेटा टाइप डबल है.
So we are Double है। converting double to integer and हम लोगों ने यहाँ पे specify किया है. So this is for which type of explicit type of conversion? समझा क्या? Yes, Yes, sir. sir. So explicit float f is equal to float 5 upon 2 या सिर्फ 5 भी लिखोगे तो भी चलेगा. So 5 का डिफॉल्ट डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है ना? 5 Yes, का sir. डिफॉल्ट डेटा टाइप इज इंटीजर और इंटीजर को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? फ्लोट में कर रहे हैं. लेकिन हम लोगों के स्पेसिफाई करने के बाद में वो हो रहा है. So this is examples of explicit type conversion. Getting it? Yes, sir. Yes, sir. Next question. पढ़ो आदित्य. आदित्य है कि नहीं है? सर यस पढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ वन. दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अनन्या, कैन यू रीड? Yes, sir. Give names Sir. of attributes and methods which you should associate with class bank Sir. account. Give names and attributes and methods which you would associate with class attributes. Class bank account. Okay. So what they want is एक class bank account नाम का class है, bank account. And आपको ये पूछा गया है कि sensible, okay, sensible data part और sensible function part क्या associate करोगे आप इसके साथ में? Okay. Attributes का मतलब होता है data part and methods का मतलब होता है function part. बराबर ना? Yes, sir. So class bank account के साथ आप कौन से डेटा या एट्रीब्यूट्स एसोसिएट करोगे एंड कौन से मेथड्स या फंक्शंस एसोसिएट करोगे? ओके, मेथड्स या फंक्शंस एसोसिएट करोगे. सो कैन एनीबॉडी टेल मी क्या एसोसिएट करना चाहोगे? याद रखना लॉजिकली करेक्ट आंसर होना चाहिए. ओके, लॉजिकली करेक्ट आंसर होना चाहिए. बोलो क्या एसोसिएट करोगे? Sir, account holder's name. बैंक अकाउंट जो है इसके साथ में सबसे पहला जो एट्रीब्यूट आना चाहिए वो आना चाहिए अकाउंट नंबर. बराबर है क्या? अकाउंट नंबर. Yes, sir. एंड इसका डेटा टाइप क्या होना चाहिए? Int. इंट Integer. होना चाहिए. इंट होना इसके चाहिए. बाद में आएगा अकाउंट होल्डर का नाम नेम. इसका डेटा टाइप क्या होगा? स्ट्रिंग. String. स्ट्रिंग. और क्या एट्रीब्यूट एसोसिएट करोगे इसके साथ में? क्या नाम है? Bank balance. Bank balance. का बैलेंस. अकाउंट बैलेंस. डेटा टाइप डबल. Double. क्या Double. नाम है? अकाउंट टाइप अगेन आइदर स्ट्रिंग String. और कैरेक्टर. सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है कि सीसी अकाउंट है कि एफडी अकाउंट है तो अकॉर्डिंगली अकाउंट का टाइप भी आ सकता है ना. यस Yes, सर. sir. Yes, sir. तो Yes, हैव sir. रिटन 4. यू कैन स्टिल राइट डाउन मेनी मोर. जैसे मोबाइल नंबर, अकाउंट होल्डर का मोबाइल नंबर, अकाउंट होल्डर का एड्रेस. यस और नो, ये भी आ सकते हैं ना. यस सर. Yes, sir. We can also come. नेक्स्ट फंक्शंस कौन से एसोसिएट करोगे बैंक अकाउंट के साथ? क्या Get नाम से? data. डिपॉजिट अमाउंट. यस सर. यस और नो. एंड जिसमें Yes, sir. पैरामीटर वुड बी डबल अमाउंट. कैसे डिपॉजिट करना है बैंक अकाउंट में? सो डिपॉजिट करके. वैसे ही विड्रॉ करके भी तो आ सकता है ना, विड्रॉ अमाउंट. यस सर. Yes, Yes, sir. sir. विड्रॉ अमाउंट कितना अमाउंट विड्रॉ करना है अकॉर्डिंगली पैरामीटर. क्या ना इसे चेक बैलेंस भी आ सकता है. Yes, sir. Yes, sir. चेक बैलेंस कितना बैलेंस है. क्या ना इसे डिपॉजिट इंटरेस्ट भी आ सकता है. डिपॉजिट इंटरेस्ट. यस और नो. Yes, sir. Yes, sir. So these would be the functions associated with bank account. You can still write down many more functions. Is that clear? जैसे for example impose penalty. Penalty भी लग सकती है ना. So अगर minimum balance maintain नहीं किया तो so impose penalty, change penalty amount, ऐसे और भी बहुत सारे functions associate किए जा सकते हैं. Okay? Basic समझा ना? Yes, sir. Yes, sir. यस ये सर. लॉजिकल क्वेश्चन है. ओके, ये वाला जो क्वेश्चन था बैंक अकाउंट, ऐसे कोई भी क्लास का नाम आपको दिया जा सकता है और आपको कहा जाता है इसके साथ डेटा क्या आ सकता है, फंक्शन को मेथड्स कौन से आ सकते हैं, आप लॉजिकली सेंसिबली डिफाइन करो. इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है. रिमेंबर दिस थिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पढ़ेगा? गर्ल्स. अनन्या, कैन यू रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन? है क्या अनन्या? है गर्ल्स में से धनश्री, ईशा. कैन यू रीड? Yes, ईशा, sir. धनश्री, Yes, यहाँ sir. पढ़ो.
Give the steps to create Java objects. हाँ, so can you tell me धनश्री, जावा के क्लास जावा में ऑब्जेक्ट्स बनाने के स्टेप्स कौन से हैं? धनश्री, ईशा, कैन यू टेल मी ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं जावा में? Speak up, unless and until you So speak first up. comes the class name, हाँ. After that, then the Devashri. object name, Good. and then new class name. Equal to आएगा ना बीच में? Yes, sir, equal to. हाँ. Remember one thing. Okay, this is one way. Okay. Actually मैंने इसका आंसर जो है बताया था आप लोगों को कि जावा में किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने के 2 स्टेप्स होते हैं. Steps to create object of a class. Steps to create objects. Objects बनाने के लिए 2 स्टेप. पहला स्टेप जो बताया था, create object reference. Object reference. Okay, reference create करो. And how do you create object reference? Class name and the object name. Object name. Okay. Example, ये क्या हो गया? ये syntax हो गया. And फिर example, employee E1. So ये हो गया first step. And second step क्या बताया था? Allocating memory for the object. Memory for the object. And इसके लिए syntax क्या था? Memory Object allocate name करने का. is equal to Object name is equal to Equal to new new class class name. name. class name. Is that clear? So Yes, this sir. was and Yes, sir. bracket. याद रखना यहाँ पे bracket देना जरूरी है. Okay. Example, E1 is equal to new New employee. employee. So this is how, these are the 2 steps to create object of a class. And फिर आप लिखोगे the above 2 steps to create an object of a class can be merged together in this fashion. Okay, ये दोनों steps को हम लोग इस fashion से merge कर सकते हैं. Okay, syntax would be again ये syntax and example would be employee E1 is E1 equal to new employee. employee. Getting it? So this is how we Yes, sir. create object. ये आना जरूरी है दोनों steps. Okay, when जब उन्होंने explicitly का steps कहा है तो ये दोनों steps आपको define करना जरूरी है. Is it clear, देवश्री? Yes, sir. Okay? अगर नहीं लिखा है तो लिख लिया करो या snapshot ले लिया करो so that आप revise कर सको. Okay? Next question, Isha. Sir, me? हाँ, you can read. So मैं कोई भी एक जन पढ़ लो. give the output for the following. Int Give the A output for the following. Okay. आगे. int A is equal to -1. B is equal to 5. Semicolon. Okay. If plus A is equal to 1 and B plus is equal to 5. System dot out println. If condition फिर से पढ़ो. If का condition. If plus A is equal to 1 and B plus is equal to 5. System dot out println. Hello plus A plus minus plus B. Else system dot out println. Yeah. High plus A plus minus plus B. Sir, it's hyphen. Hyphen. So ऐसा कुछ कोड दिया गया है. अब इस कोड में चेक करते हैं. A की वैल्यू क्या दी गई है? -1. B की वैल्यू क्या दी गई है? 5. 5. अब ये if जो है वो कैसे है? ये pre की पोस्ट है. Pre. So pre कहता है पहले इंक्रीमेंट करो. So this becomes 0. Is 0 equal to 1? Okay.
And remember this thing, one thing very nicely over here. ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझो. ये कौन सा ऑपरेटर है? एंड And ऑपरेटर एंड ऑपरेटर. एंड ऑपरेटर जो है वो कहता है अगर दोनों ट्रू है, ओनली देन द आउटपुट इज ट्रू. yes, sir. यस Yes, सर sir. Else the output is false. Else the output is false. False. बराबर है? यस सर साइमल्टेनियसली एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो एंड ऑपरेटर के बारे में. आई डाउट कि आपके टेक्स्ट बुक में है कि नहीं ये पॉइंट. ओके, एंड ऑपरेटर क्या कहता है? अगर पहली कंडीशन जो है, अगर इसका आउटपुट फॉल्स है तो स्टैंड तो लग गया कि ओवरऑल आंसर फॉल्स है, बिकॉज एंड कहता है दोनों ट्रू होना चाहिए तभी जाके आंसर ट्रू होगा. लेकिन अगर पहला कंडीशन फॉल्स है तो दूसरे कंडीशन को चेक करने में क्या मतलब है, क्योंकि ओवरऑल आंसर फॉल्स होने वाला है. दूसरा कंडीशन ट्रू दे या फॉल्स आए, आंसर क्या होने वाला है? फॉल्स होने वाला है, क्योंकि पहली कंडीशन फॉल्स है. समझा क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो एंड ऑपरेटर कहता है अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो इन दैट केस वी आर नॉट गोइंग टू जंप ऑन दी सेकंड कंडीशन. सेकंड कंडीशन पे जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं है. सो सेकंड कंडीशन पे जाएंगे ही नहीं, तो ये जो B++ लिखा है ये इंक्रीमेंट होने ही नहीं वाला है, वर्क ही नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग वहां तक गए नहीं. पहला कंडीशन फॉल्स और एंड मतलब ओवरऑल आंसर फॉल्स. समझा क्या? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो यहाँ पे B++ नहीं होने वाला है. सो ये सिंस ओवरऑल आंसर इज फॉल्स तो एल्स पार्ट में जाएगा. सो द आउटपुट वुड बी हाई कोलन. अब A की वैल्यू क्या है? 0 हाइफन एंड B की वैल्यू क्या है? 5. रिमेंबर अगर आप सेकंड कंडीशन पे गए तो आप B++ करोगे तो B की वैल्यू 6 प्रिंट करोगे. सो द आउटपुट वुड बी हाई टू 0-5. समझा क्या? Yes, sir. यस सर Yes, sir. Your logical operator is and if the first condition gives you answer false, then you don't have to go to the second condition. वैसे ही और के केस में और ऑपरेटर कहता है कि अगर पहला ऑपरेंड जो है, पहला पार्ट जो है, इसका आंसर अगर ट्रू है तो आपको सेकंड कंडीशन पे जाना ही नहीं है. क्यों? क्योंकि और कहता है अगर एक भी पार्ट ट्रू है तो आंसर ट्रू रहने वाला है, तो सेकंड पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है. गेटिंग इट? Yes, sir. यस सर Yes, sir. Is it clear? So output of this code would be high colon 0-5. यहाँ पे B++ नहीं हो रहा है, ध्यान से समझो. ओके, यस सर Yes. इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Sir, can you repeat? Yes, Yes, sir. sir. I didn't hear something. क्या हो गया? देखो Sir, can you repeat ऑपरेटर जो है, एंड ऑपरेटर ये क्या कहता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ही आंसर ट्रू. अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आंसर फॉल्स होने वाला है. Yes, sir. ओके, अगर आपका पहला कंडीशन फॉल्स है तो आपको सेकंड पे क्यों जाना है फिर? क्योंकि ओवरऑल आंसर तो फॉल्स ही होने वाला है. इमेजिन करो कि आदित्य ने पहला 5 पेपर्स एग्जाम में 5 पेपर्स देने हैं, M1 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है. अगर पहला एग्जाम आदित्य ने दिया ही नहीं तो दूसरे एग्जाम में जाने से मार्कशीट पे पास ऐसा आएगा कि लिखकर क्योंकि पहला एग्जाम दिया ही नहीं. तो अगर आप पहला हाँ, एग्जाम सर. देने ही नहीं वाले हो तो बचे हुए पेपर भी देने से नहीं देने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. सो सेकंड पे जाना ही नहीं है. दैट्स व्हाट एंड ऑपरेटर कहता है, क्योंकि टाइम बचेगा. वरना सेकंड पे जाऊंगा तो और कुछ चेकिंग करना है, और चेकिंग कुछ कोई भी एक्सप्रेशन जो है मुझे चेक करना है, उसके लिए टाइम लगेगा. एंड मुझे ये पता है कि आंसर तो फॉल्स ही है. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर याद रखो ये चीज. ओके, ये ऑपरेटर जो है एंड ऑपरेटर कहता है अगर फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स है तो डोंट जंप टू द सेकंड ऑपरेंड. ओके, Yes, sir. हाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन पार्थ पढ़ो. What will be the value of A, B, C, D, int A equals to 0.25, B equals to 0x25, and C equals to A plus B. String D equals to A plus B plus and String D is equal Sir, to double quotes. plus D plus double quotes. Yes. What would be the value of A, B, C, and D after this statement? Okay. So integer A is equal to 0.25, B is equal to this, C is equal to this. Yes, tell me. कौन बताएगा? Sebastian. कैसे वर्क करेगा ये? सर देखो. पहले ये ऑक्टल नंबर को
इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। गुड। ये जो 025 है, सिंस इट इज स्टार्टिंग विद 0, इट इज ऑक्टल नंबर, सो 25 जो है इसको डेसिमल में, सो 5 into 8 raised to 0, 2 into 8 raised to 1, this is 5, this is 16, 16 plus 5 is 21, so a की Yes, वैल्यू sir. क्या हो गई? 21 हो गई। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you repeat? अब देखो, int a is equal to 025, since the number starts with 0, it is interpreted as octal number, octal literal हो गया ना ये, since it is starting with 0। Yes, sir. Yes, sir. इसने कहा रिपीट करने के लिए, उसको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. आदित्य? Yes, sir. हाँ, so since it starts with 0, it is interpreted as what? Octal number। तो जावा पहले क्या करेगा? ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा। अरे फोन आ रहा आपका में। Is it clear? 25 जो है डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, so 5 into 8 raised to 0, ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो दिस इज द प्रोसीजर, 2 into 8 raised to 1। हाउ मच इज दिस? 5 into 8 raised to 0 is 5, 5 into 8 raised to 1, 2 into 8 raised to 1 is 16, and 16 plus 5 21, so the value of a would be 21। is it clear, Aditya? Yes, sir. The second statement, since it starts with 0x, so Java कहता है कि it is an hexadecimal number। Hexadecimal. हेक्साडेसिमल नंबर है, तो इसको पहले 25 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? 5 into 16 5 into 16 raised to 0, 2 raised to 16 raised to 1. So this is 5, this is 32, so this becomes 37, this becomes 37, so b is equal to 37, बराबर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. धनश्री, क्या नहीं समझा है? Sir, your voice got Dhanashri. disconnected. Sir, your voice got हाँ, disconnected. but Explain again. is this clear? Okay, मैंने लिखा है यहाँ पे, since the Yes, number sir. starts with 0, it is octal number, so octal को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाएगा पहले, तो 8 में जो है 21 आ गया। वैसे ही since it starts with 0x, it is treated as hexadecimal number, so this is hexadecimal number, so Java पहले hexadecimal को डेसिमल में कन्वर्ट करेगा, ये प्रोसेस यूज करके, so b की वैल्यू 37 हो जाएगी। Is it clear यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, next integer c is equal to a plus b, c is equal to a plus b मतलब c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21 plus 37, 58 हो जाएगी, 58. तो c की वैल्यू 58, and finally d is equal to, अब remember this is string, so a plus b plus double quotes जब इस तरह से लिखा गया है तो it would be 2137, समझा क्या? यहाँ Yes, पे sir. plus is concatenating it, join करेगा। In case अगर मैं ऐसे लिखता string e is equal to ब्रैकेट में a plus b plus double quotes, तो in that case e would be double quotes में 58। Why double quotes में 58? Because यहाँ पे a plus b ब्रैकेट में लिखा है, तो यहाँ पे वो एडिशन करेगा। इवन स्ट्रिंग में स्टोर कर रहा हूँ तो भी एडिशन क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है, यहाँ पे ब्रैकेट में नहीं लिखा है, इसलिए वो क्या करेगा? कॉन्केटिनेशन करेगा। समझा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Is that clear? Sir, but वो double Yes, quotes sir. नहीं, Yes. sir पर वो d वेरिएबल में सर वो double quotes नहीं है सर। ये डबल कोट्स, सर वो 2137 में double quotes नहीं है सर वो। हाँ बिल्कुल डबल कोट्स में ही लिखना चाहिए, यू शुड राइट डाउन इन डबल कोट्स। लेकिन अगर आप डबल कोट्स में नहीं भी लिखते हो तो सिंस यू हैव कॉन्कैटिनेटेड इट, सामने वाला समझ जाएगा कि कॉन्कैटिनेशन क्या है, और उसका एम यही था कि आपको ये समझाया क्या कि यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। ओके सर। ठीक है, धनश्री क्लियर है? Yes, sir. Next, what is the effect of the following escape sequence? बोलो फटाफट। Nobody? Ishan? Sir, backslash b is to insert a backspace. Insert a backspace. Insert a backspace लिखने के बाद you should explain it कि to move the cursor a position before. कर्सर को एक पोजीशन पीछे मूव करने के लिए यूज होता है बैकस्लैश b। Yes, Is that sir. clear? Yes, sir. Yes, sir. बैकस्लैश बैकस्लैश
To Sir, insert to a insert single backslash. backslash. To insert a single backslash. Backslash R stands for carriage return. Moves the cursor to the first position on the same row. Okay, उसी रो के first position पे move करने के लिए. And next one is backslash U 0061. इसका किसी को पता है ये क्या है? backslash U 0061 से क्या होने वाला है? Sir, to clear the method screen or output screen. Sir, small क्या? a print होगा sir. Small a print होगा sir. Small a print होगा? Yes sir. Yes, it will print small a. कैसे? When I write down backslash U 0061, किसी भी नंबर को 4 डिजिट नंबर को अगर बैकस्लैश u से मैं प्रीफिक्स करता हूं तो देन दैट नंबर इज इंटरप्रेटेड एज हेक्साडेसिमल नंबर एंड फिर जावा उस हेक्साडेसिमल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेगा. सो 0061 का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या? 1 into 16 raised to 0, 6 into 16 raised to 1 एंड फिर ये तो 0 से मल्टीप्लाई है. हाउ मच इज दिस? 1. हाउ मच इज दिस? 96. And 96 plus 1 is 97. So this is actually 97. And 97 पे कौन सा ASCII symbol है? Small a. All है. The backslash U 0061 is small a. समझा क्या? Excuse me, sir. Yes, हाँ. sir. सर इस जगह पे हम डायरेक्टली बैकस्लैश U 97 नहीं लिख सकते क्या? क्या क्या? सर इस जगह पे बैकस्लैश U 0061 लिखने के बजाय सीधा अगर बैकस्लैश U लिख दिया तो Backslash U क्या लिखे? बैकस्लैश U 97 ना, मैंने क्या कहा कि जब आप किसी नंबर को के पहले बैकस्लैश U लगाते हो then Java interprets that number in which form? हेक्साडेसिमल. तो यहाँ पे क्या होगा? 97 जो है 97 को पहले जावा डेसिमल में कन्वर्ट करेगा. 7 into 16 raised to 0 and फिर 9 into 16 raised to 1. समझा क्या? यस सर. So this is 7 and this is 144. 144 plus 7 would be 151 and with 151 पे जो भी ASCII सिंबल होगा वो यहाँ पे प्रिंट होगा. समझा? यस सर. यस सर वो 2 zeros सर. You should generally give a 4-digit number. Why 4-digit number? Because जो यूनिकोड सिंबल्स है वो 4-digit नंबर तक वेरी होते हैं हेक्साडेसिमल फॉर्म में. ओके, 4-digit नंबर तक हेक्साडेसिमल में याद रखना. मतलब मिनिमम वैल्यू इज 0000 यूनिकोड की मिनिमम वैल्यू एंड यूनिकोड सिंबल्स की हाईएस्ट वैल्यू क्या है? F. समझा क्या? यस सर. Yes sir. F मतलब क्या? हेक्साडेसिमल में 15 जो लिखते हैं ना हम लोग. हाँ सर. हाँ, so accordingly and that's why it is the general tendency कि हम लोग 4-digit नंबर लिखते हैं. ओके ओके सर. यस सर. सर बैकस्लैश R एक और बार बता सकते सर? बैकस्लैश R क्या करता है? ओके, सपोज मैं कुछ प्रिंट कर रहा हूँ, कर्सर यहाँ पे है एंड बैकस्लैश R आ जाता है तो बैकस्लैश R will move the cursor to the first position. ओके, फर्स्ट पोजीशन पे मूव करेगा सेम रो में. गेटिंग इट? सो दैट इज कैरेज रिटर्न. सपोज मैंने लिखा है SOP ब्रैकेट में ABCD बैकस्लैश R12 ऐसे लिखा, आउटपुट कैसे आएगा इसका? 12CD ऐसे आएगा आउटपुट. क्यों 12CD? सो इसने प्रिंट किया पहले ABCD, जैसे बैकस्लैश R आया कर्सर पीछे आ गया, फिर A के ऊपर 1 ओवरराइट हो गया, B के ऊपर 2 ओवरराइट हो गया. समझा क्या? एक्सक्यूज मी सर. हाँ, सर तो ये बैकस्लैश और डबल बैकस्लैश में क्या फर्क है? किसमें? सर 2 बार बैकस्लैश. 2 बार बैकस्लैश बोल रहे हो क्या? यस सर. It is used to print a single backslash on output screen. आउटपुट स्क्रीन पे सिंगल बैकस्लैश प्रिंट करने के लिए. पहले तो बिफोर दैट ये बैकस्लैश R समझ में आया क्या? किसने पूछा था बैकस्लैश यस R? सर, अंडरस्टूड. यस सर, समझो. अब बैकस्लैश क्या करता है? सपोज मैं आपको एक प्रॉब्लम डेफिनेशन देता हूं कि आउटपुट स्क्रीन जो है आपका उस पे बैकस्लैश n इज इक्वल टू न्यू लाइन ऐसे प्रिंट होना चाहिए. इसके लिए प्रोग्राम लिखो. तो आप पूरा लिखोगे क्लास xyz पब्लिक स्टैटिक वॉइड में. उसके बाद में क्या लिखोगे? SOP कैसे लिखोगे? SOP बैकस्लैश n इज इक्वल टू न्यू लाइन ऐसे लिखोगे क्या?
ये स्टेटमेंट से आउटपुट ऐसा आएगा क्या? Yes, sir. किसने पूछा डबल बैकस्लैश? किसने पूछा ये? सर आदित्य सर। हाँ आदित्य सर आदित्य। आदित्य, हाँ टेल मी, ये एसओपी ऐसा लिखने से आउटपुट स्क्रीन पे ऐसे आएगा क्या? यस सर। नहीं, ऐसे नहीं आएगा। सर ऐसे नहीं आएगा। क्यों ऐसे नहीं आएगा? चेक करो कर्सर यहाँ पे स्टार्टिंग में जैसे ही स्लैश एन आया, स्लैश एन इसलिए यूज होता है न्यू लाइन पे जाने के लिए, सो कर्सर न्यू लाइन पे चला गया एंड फिर न्यू लाइन पे इट विल प्रिंट इक्वल टू न्यू लाइन। समझा क्या? यस सर। So it will not print slash n equal to new line. Getting it, Aditya? This Yes, statement yes. will not will give you this output. ऐसा output आएगा. और अगर मुझे backslash n equal to new line ऐसा output चाहिए, तो what I have to do is उसको double backslash जो है उस backslash को एक और backslash से prefix करना पड़ेगा. समझा क्या? यस सर। So double backslash will print a single backslash and फिर n is equal to new line as it is आ जाएगा. Okay? यस सर। I hope so it's clear everybody. यस सर। Yes, sir. हाँ, next compare class and objects. Class and objects को compare करना है. Yes, tell me. ये हुआ है 9th स्टैंडर्ड में भी हुआ है. class is a Yeah. blueprint of an object. हाँ? Class is a blueprint of an object. Class is an abstract view, real life entity, and object is an instance of that real life entity. समझा क्या? Class abstract view है, feeling है, और instance actual जो है, you can say कि real life entity का एक sample है. Is that clear? View और यहाँ पे actual building. Example के तौर पे आप लिख सकते हो कि एक आर्किटेक्ट किसी बिल्डिंग का प्लान अगर बनाता है तो वो प्लान जो होता है दैट इज व्हाट? प्लान जो होता है दैट इज क्लास, एंड जब उस प्लान के हिसाब से बिल्डिंग खड़ी हो जाती है तो दैट बिल्डिंग इज एन ऑब्जेक्ट. Object. समझा क्या? Yes, sir. Plan Yes, is a sir. class and building is an object. Okay, so class is an abstract view and object is an instance of that abstract view या फिर instance of class. पहला difference. Yes, sir. Class is abstract view, object is instance. दूसरा difference, when you write a class, memory is not allocated. जब आप प्लान बनाते हो तब सीमेंट नहीं लगता, तब पैसे नहीं लगते, तब आयरन नहीं लगता. ओके, लेकिन जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो मतलब बिल्डिंग खड़ी करते हो तब लगता है. सो दूसरा डिफरेंस, when you write a class, no memory is allocated, but when you create an object, memory is allocated. Getting the second difference? Yes, sir. यस सर। So that is the Sir. second difference. Third difference, a class can have many objects. मतलब एक प्लान के हिसाब से 4 बिल्डिंग खड़ी हो सकती है, लेकिन एक बिल्डिंग का एक ही प्लान हो सकता है, एक बिल्डिंग एक ही प्लान को बिलोंग कर सकता है. So a class can have multiple objects, but a object can belong to only one class. समझा क्या? यस सर। Yes, sir. That would be third difference. And fourth difference, example, student ये class है. Yes, sir. Okay, S1, S2, S3 objects है. Employee ये class है. E1, E2, E3 objects है. समझा? यस सर। So these, yes, Yes, कुछ sir. पूछ रहे थे कोई? Anybody? Sebastian आप कुछ पूछ रहे थे या आदित्य कोई पूछ रहा था No, sir. बीच में? नो सर। Fine. The next question was comparison of instance and static members. Yes, tell me instance and static members. अब ये 3 questions पूछे जा सकते हैं. पहला question जो है that would be compare instance members and static members and static members. दूसरा question पूछा जा सकता है instance data and static data. एंड तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंस्टेंस मेथड्स या फंक्शंस एंड स्टैटिक मेथड्स या फंक्शंस. ऐसे 3 अलग-अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. इन दोनों क्वेश्चन का कंबाइंड आंसर वुड बी दिस. ओके, कंबाइंड आंसर वुड बी दिस. इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, सो sir. लेट्स चेक इट आउट. फर्स्ट क्वेश्चन जो है इंस्टेंस डेटा एंड स्टैटिक डेटा में क्या डिफरेंस है? Okay, the data member whose copy is created per object wise are instance data, and जिसकी एक ही कॉपी बनती है and which has been shared between all the objects are static data. समझा क्या?
सो इंस्टेंस डेटा की मल्टीपल कॉपीज बन सकती है, स्टैटिक डेटा की एक ही कॉपी बनती है। समझा क्या पहला डिफरेंस? Yes, sir. यस सर। ओके, आई नो कि टाइम हो गया है, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी के साथ। ओके, सो यहाँ पे एक मल्टीपल कॉपीज पर ऑब्जेक्ट वाइज, यहाँ पे एक ही कॉपी बनती है। इंस्टेंस डेटा बिलोंग्स टू ऑब्जेक्ट, स्टैटिक डेटा बिलोंग्स टू क्लास। यस सर। Instance data is accessed by object name, static data is accessed by class name. Instance data are not initialized with 0. In fact, they are initialized with garbage values. Static data always gets initialized with 0. Static data हरदम किससे initialize होगा? 0 से initialize होगा. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, सर हाँ, सर ये गार्बेज वैल्यू का क्या मीनिंग है? garbage हाँ, value sir. मतलब some random value. You Sir, cannot तो- predict that value. सर तो मतलब स्टैटिक का मतलब सबसे पहले इनिशियलाइज करते वक्त 0 डालेंगे, फिर बाद में कुछ वैल्यू हाँ, डालेंगे। हम लोगों को डालने की जरूरत नहीं है। अगर आपने किसी वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर किया है, स्टैटिक इंटीजर a, तो उस वेरिएबल में बाय डिफॉल्ट 0 आ जाएगा। जावा वो 0 डालता है, हम लोगों को डालने की जरूरत नहीं है उसमें 0 सर हमने डाल दिया तो एरर आएगा सर? ना। क्यों एरर आएगा? अगर a की वैल्यू 5 है, a = 5 है, अगर आपने दोबारा लिखा है a = 5, does it will it give me an error? नो सर। नहीं आएगा, कोई एरर नहीं आएगा। अगर आपने इंटीजर a लिखा एंड उसके बाद में उसको प्रिंट किया SOPA, so this will give you some garbage value because a is not initialized. ओके, लेकिन अगर आपने लिखा static integer a and SOPA लिखा, now it will give me 0 because if you declare a variable as static, that variable gets initialized with 0 by default. यस सर। Yes, sir. सर Okay, अगर sir. आप वो वेरिएबल अगर लोकल रहेगा तो सर, क्या क्या? लोकल वेरिएबल रहेगा तो सर, हाँ, लोकल वेरिएबल भी हो सकता है ना। गार्बेज, अगर वो लोकल वेरिएबल है, वो गार्बेज इससे इनिशियलाइज होगा। ओके सर। सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल गेट्स इनिशियलाइज्ड विद 0। समझा क्या पहला इंस्टेंस डेटा एंड स्टैटिक डेटा में डिफरेंस? एंड Yes, फिर sir. आप एग्जांपल, डेफिनेटली एग्जांपल दे सकते हो। इन स्टूडेंट क्लास रोल नंबर, नेम इंस्टेंस डेटा है, लेकिन सब्जेक्ट नेम, टीचर नेम स्टैटिक डेटा है। समझा क्या? यस Yes, सर। sir. अब आते हैं Yes, sir. स्टैटिक फंक्शंस के ऊपर, स्टैटिक मेथड्स के ऊपर। मेथड्स whose copy is created per object wise, static method. Method whose copy is created, one copy is created and which has been shared between all the object, static method. समझा क्या? Yes, sir. इंस्टेंस मेथड की कॉपी पर ऑब्जेक्ट वाइज बनती है, स्टैटिक मेथड की एक ही कॉपी बनती है। इंस्टेंस मेथड आर एक्सेस्ड थ्रू ऑब्जेक्ट नेम, स्टैटिक मेथड्स आर एक्सेस्ड थ्रू क्लास नेम। Instance method can access static data directly, but static methods cannot access instance data directly. समझा क्या? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. एंड इन दोनों को कंबाइन कर दो तो इंस्टेंस मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर्स का डिफरेंस हो जाएगा। सो मेंबर अगर पूछा जाए इंस्टेंस एंड स्टैटिक मेंबर, तो आप डेटा वाला डिफरेंस एंड मेथड वाला डिफरेंस दोनों को लिख सकते हो आप साथ में। इज इट क्लियर? Okay, sir. Yes, Yes, sir. Clear.